तो पिछले क्लास में ना हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आज से हम डायरेक्ट सिलेबस चालू करने वाले। सबसे पहले डीसी पांडे सर का बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट वाला चैप्टर आज लर्न करेंगे। देन उसके बाद मेजरमेंट एंड एरर पे जाएंगे, ठीक है। मेजरमेंट एंड एरर ये जेई के सिलेबस में सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है, बट उसमें जो भी मैथमेटिकल पोर्शन लगता है ना, तो उसको डीसी पांडे सर ने प्रायोरिटी दी है। सबसे पहले वो चैप्टर उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें से ना हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट देखेंगे, इंटीग्रेशन का देखेंगे और डिफरेंशिएशन का देखेंगे। ग्राफिकल पार्ट हमें तुरंत लगने वाला नहीं है, मतलब फर्स्ट चैप्टर में वैसे लगने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये थोड़े से फॉर्मूले देखेंगे। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लॉगरिथम के फॉर्मूले, ये ई की वैल्यू जो नेचुरल लॉगरिथम है, ये सारा पार्ट आपका मैथमेटिक्स में वैसे भी कवर अप हो जाएगा। तो ई की वैल्यू जैसे कि मानो 2.71 है, जैसे कि फिजिक्स में होता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ई होता है। ये वाला ई और ये वाला ई अलग है, ये दोनों ई अलग है। ये मैथमेटिक्स वाला ई है और ये फिजिक्स वाला ई है, जिसकी वैल्यू होती है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो दोनों ई की वैल्यू अलग है, ये मैथमेटिक्स में आती है। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऐसे करके हम फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो वैल्यूज याद रखते हैं ना, ठीक है, वैसे बिल्कुल उसी तरह जो मैथमेटिक्स लगने वाला है ना, जो फॉर्मूला वगैरह वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लॉगरिथम वाला पार्ट दिया है, जैसे कि अगर मानो लॉग ऑफ ए और बी, तो ए और बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो तो ये सेपरेट होता है, ठीक है। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, मतलब मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग में सेपरेट होकर उसका एडिशन बन जाएगा। अगर यहाँ पे डिवीजन है, ए अपॉन बी है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो ये आपको बस याद रखना है, इसका कोई मतलब प्रूफ जनरेट वगैरह करने की जरूरत नहीं, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले दिए हैं। तो लॉगरिथम के भी लगेंगे। थोड़ा सा ग्राफिकल पार्ट हम इस लेक्चर में स्किप करने वाले हैं, बट जो बाकी है सब कुछ हम लेने वाले हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हुए वो शुरू से ही लगने वाले हैं, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखो, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपने बचपन में नहीं पढ़ा होगा, वो 1 होता है। और उसको अगर डिवाइड करो साइन स्क्वायर थीटा से, अगर डिवाइड करो, जैसे कि होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखने की चीज है, ठीक है। इस पर इतने डीप जाने की कोई जरूरत नहीं, बस वो यूज करना है, हमें प्रॉब्लम में यूज करना है। अगर इसको साइन से डिवाइड करो, मतलब साइन स्क्वायर, ये तो पहला वाला फॉर्मूला बन गया। साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करो यहाँ पे, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो वैसे ये फॉर्मूला जो है याद करने की भी जरूरत नहीं, 1 मिनट में आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का, तो वो बन जाएगा, कितना बन जाएगा, वो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला जो है ना, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है 3 नंबर वाला जो फॉर्मूला है। सिमिलरली ऐसे ही बाकी सारे फॉर्मूले है, वो बस आपको क्या करने हैं, याद रखने। साइन सी प्लस साइन डी ऐसे फॉर्मूले हो गए, और बस माइनस करके हो गए कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। टेन टू थीटा का एक फॉर्मूला हो गया, टेन टू थीटा हो गया, टेन ए प्लस और माइनस बी हो गया। देन साइन, ये भी फॉर्मूले बड़े आईएमपी है, देखो सारे भी आईएमपी है वैसे, बट आपको याद रखना है। 1-2 बार अगर आप मतलब किताब में लिख लेते हो और उसका रिवीजन करते हो, तो 2-3 दिन में ये पूरे के पूरे आपके मतलब मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसको। जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है, ये कॉस थीटा आता है, और ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है, वो आप देख लेना। अगर जहां पर भी ये फॉर्मूला समझाने की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम उसको भी कंसेप्चुअली और डीप से भी देखेंगे। लेकिन हालांकि इसको बस मेमोराइज करना है और इसके बेसिस पे हमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो इसके डीप में हम तुरंत नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी सिमिलर बात है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इतने जो फॉर्मूले है ना, यहां से लेकर, ठीक है, ये और ये वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है। और कुछ अदर भी फॉर्मूले, अदर भी ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे जैसे कंसेप्चुअली हम आगे बढ़ेंगे, तब हम उस पे जाएंगे, तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इतनी जल्दी डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला पार्ट हो गया, बेसिक बेसिक दिया है, इतना एडवांस भी नहीं दिया गया, बट जो यूज में आता है ना, वो पूरा का पूरा इसमें दिया है।
अच्छी तरीके से डिटेलिंग इस बुक में आपको देखने को मिलेगी, डीसी पांडे की बुक में, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। देन डिफरेंशिएशन का, जैसे कि कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, डी बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव है वो मैथमेटिक्स में फिर से मैं कह रहा हूँ कि हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और कांस्टेंट कोई भी हो, मानो कि 2 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उसकी जगह कूलम कांस्टेंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल है, और उसकी रिस्पेक्ट क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, अगेन प्रॉब्लम, ओके, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले फॉर्मूला। अब डिफरेंशिएशन में ना ये मेन फॉर्मूला, मतलब बेसिक फॉर्मूला जो आपके काम आने वाला है, ठीक है, ज्यादातर एग्जांपल में यूज होने वाला है, जैसे कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन। देखो ये आप खुद से करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे फॉर्मूले एक बार नोटबुक में लिखो, उसको 2-3 बार रिवाइज करो, फिर याद रखने की कोशिश करो। अगर याद नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ये बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट ये बेस्ट तरीका रहेगा कि आप नोट डाउन कीजिए और बस उसको याद रखिए, तो जैसे प्रॉब्लम आएगा वहां पे भी हम दोबारा देखने वाले हैं। तो ये हो गया। तो इसका क्या होता है, एन सामने आता है, एन एक्स रेस टू एन होता है ना, यहाँ पे एक्स हो गया और यहाँ पे एन हो गया। मानो कि यहाँ पे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो, ये आता है एन इंटू एक्स माइनस 1, ये उसके हेड पर। तो मानो कि जैसे एक्स क्यूब दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो ऊपर है तो ये इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा x है, ठीक है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, तो हेड पे कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ऐसे करके बेसिक बेसिक फॉर्मूले ना आपको यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x, tan x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x। देखो ये डेरिवेटिव का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसको कहा जाता है FPP, फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है, फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो उससे ये सारे डेरिवेटिव निकलते हैं। अब वो एक फॉर्मूला है बट उसके डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो इतना ही तो याद रखना है आपको, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो आप डिराइव करने की जगह इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि डिराइव करने को कोई नहीं पूछेगा फिजिक्स में, ठीक है। सीधा हमें प्रॉब्लम में उसका यूज करना है। तो ये e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव सिर्फ यही रहने वाला है, e टू द पावर x रहने वाला है। इसी करके सारे के सारे डेरिवेटिव दिए गए। यहाँ पे log का भी दिया है, यहाँ पे cos का दिया है, यहाँ पे cot का दिया है, cosec का भी दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए डिफरेंशिएशन के, जो बेसिक अभी हमें लगने वाले हैं। उसमें से एक मैं फॉर्मूला जो है ना आपको सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे भी लिखा है, बट जो सबसे पहले काम आने वाला है ना वो फॉर्मूला जो जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं ना, यू वी, जैसे प्रोडक्ट रूल, मानो कि हमारे पास यू और वी ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर नहीं होते तो वो फर्स्ट वाला ही फॉर्म यूज करेंगे। अगर दोनों है, दोनों ही फंक्शन है, जैसे कि हमें एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। अब इसमें भी एक्स है, ओके, दैट्स अगेन द प्रॉब्लम। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं, ये ऊपर लिखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एक्स साइन एक्स अगर मैं कहता हूँ तो फर्स्ट वाले टर्म में भी एक्स है, सेकंड में भी एक्स है, और हमें विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है ना इसका, डी बाई डी एक्स। तो ये प्रोडक्ट में आ गए, ये प्रोडक्ट में आ गए, तो इसको कहेंगे हम यूवी रूल फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए। अब ये इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ना एक्स का पहले करना है या साइन का पहले करना है, इसके लिए एक रूल होता है। मतलब ये अरेंज कैसे किया जाता है, इसके लिए एक लिएट रूल भी आपको मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। अगर आप 12th में हो तो 11th में आपको सिखाया होगा, अगर आप 11th में हो तो सिखाया जाएगा, और उसकी इतनी जरूरत अभी नहीं है। जब फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में जरूरत होगी तो मैं वहां पे भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो लिएट रूल होता है ना, LIATE, लिएट रूल। तो एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। यस। अब इस रूल को यूज कहाँ पे करना है, मानो कि यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल का हमने कहा, कुछ ऐसी टर्म आ गई जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल हो गया और ये log 5, ये log की टर्म हो गई,
ठीक है। तो हमें डेरिवेटिव अगर दिया है, मानो कि e रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5, इस टोटल टर्म का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव अगर निकालना है तो हम ये यहाँ पे ऐसे नहीं रखेंगे। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले लिएट रूल लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा आता है। अगर लॉगरिथमिक है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, देन सेकंड इनवर्स होगी, थर्ड अलजेब्रिक होगी, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक होगी, फिफ्थ एक्सपोनेंशियल होगी, बराबर। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वहां पे एक्सपोनेंशियल जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई, ओके। तो इसको हमें क्या करना है, लॉग सबसे पहले लिखना है, जैसे कि यहाँ पे log 5 हो गया, देन उसके बाद एक्स, और ये हो गया आपका अरेंजमेंट। देन उसके बाद क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है, और ये अरेंज करने के बाद हमें डेरिवेटिव निकालना है। उसके लिए मैं फॉर्मूला भी बताता हूँ आपको क्या होता है। तो ऐसे कि प्रोडक्ट आ गई ना, तो इसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा u और v। तो ये बन जाएगा, सबसे पहले u को वैसे रहने दो, v का डेरिवेटिव करो, u इंटू डी वी बाय डी एक्स, प्लस v को वैसे ही रहने दो, u का डेरिवेटिव करो, वी यू बाय डी एक्स। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट होगी, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव होता है ना, वो अपोजिट होता है ना एक दूसरे से। तो x टू द पावर n, जैसे कि डेरिवेटिव क्या होता था, n x टू द पावर n माइनस 1, यही होता था ना। अब इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ये देखो। अब ये होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिंपल, कुछ बात नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, वैसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये वाली टर्म है ना, जीरो नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही, ये वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कंडीशन लगा देते हैं, n शुड नॉट इक्वल टू -1। ये कंडीशन है यहाँ पे, तभी ये फॉर्मूला यूज हुई। तो ये बेसिक फॉर्मूला। कुछ अदर भी, जैसे कि डिफरेंशिएशन बताए थे ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, हर एक का डिफरेंशिएशन होता था, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था। वैसे ही सिमिलर तरीके से इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला यहाँ पे होने वाला है, और एक्सपोनेंशियल का भी होने वाला है, लॉगरिथमिक का भी होने वाला है, सबका होने वाला है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए। देन ग्राफिकल पार्ट पे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में इतनी जरूरत नहीं है ग्राफिकल की, सीधा सेकंड चैप्टर में तो हम इसको स्किप भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। बट ठीक है, मैं लेता हूँ। जो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये पैराबोला है ना, जो रेक्टेंगुलर पैराबोला, उसका भी इतना यूज अभी तुरंत नहीं होने वाला, तो उसको हम यहाँ पे सीधा का सीधा क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले ये ग्राफ्स वाले पार्ट में ना, ये वाली जो इमेज है ना, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये एक्स कहो इसको, और इसको वाई कहो, ठीक है। तो ये लाइन ए से जा रही है। अब आपको पता है, अगर ये लाइन इंक्लाइन है तो क्या हो जाएगा, उसका स्लोप भी आ जाएगा ना, स्लोप भी आ जाएगा। तो अगर स्लोप आता है तो स्लोप कैसे नापा जाता है, ठीक है। स्लोप कैसे नापा जाता है, एक्स से लेकर वाई तक, तो ये हो जाता है थीटा। और स्लोप की वैल्यू आपको पता ही होगी, स्लोप दूसरा कोई नहीं, बस tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू स्लोप, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस tan थीटा इक्वल टू स्लोप। इतनी सी सिंपल सी बात है। और इसको क्या कहते हैं, m इक्वल टू tan थीटा ना। ओके, अगर मानो कि ये एंगल और x से ही नापा जाता है, ठीक है, x से ही नापा जाता है और इसी डायरेक्शन में जाता है, ऐसे करके ऐसे नापेंगे हम, ठीक है, उल्टा नहीं नापेंगे स्लोप के लिए। तो ये बन जाएगा, मानो कि थीटा जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 30, ठीक है। तो उसका कितना हो जाएगा, जैसे कि sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 कितना होता है, 1/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3। इनवर्स करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 1/√3। अब हालांकि एक बात अलग है कि √3 की भी एक वैल्यू होती है ना, √2 की और √3 की भी एक वैल्यू होती है। तो उसमें हम इतना भी डीप नहीं जाएंगे अब, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर ही ले रहा हूँ। जैसे जैसे प्रॉब्लम की बात आएगी ना, वहां पे मैं एकदम डिटेल से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसकी चिंता आप मत करो। तो ये सिंपल स्लोप बन गया। अब स्लोप में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा या पढ़ने जा रहे होंगे। तो यहाँ पे x होगा, ये y होगा, ये -x होगा, और ये -y होगा। तो एक रूल होता था ना, ऐसे करके
ऑल एस टी सी ए कहते थे ना हम। तो एस का मतलब होता था साइन, टी का होता था टेन, सी का होता था कॉस। तो इनके इनवर्स, इनके क्या करने हैं, इनवर्स लेने हैं ना। तो साइन का इनवर्स हो गया कोसेक, टेन का इनवर्स हो गया कॉट, और कॉस का हो गया सेक। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में मानो कि ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सही। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दो ही रेशो बस पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सारे रेशो उस क्वाड्रेंट में निगेटिव होने वाले हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी निगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कॉस सेक की फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी निगेटिव हो जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी रेशो पॉजिटिव आते हैं। तो अगर लाइन यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइन है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ये वाला पार्ट, तो ये वाला थीटा जो है ना वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे साइन भी पॉजिटिव और सभी रेशो पॉजिटिव, और उसमें इंक्लूड होता है tan भी, तो tan भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। अगर ये वाली फिगर देखो आप, इसमें क्या है, इंक्लिनेशन ना, जैसे कि ये वाली लाइन है और यहां से हमने उसका मेजरमेंट किया है, तो ये वाला थीटा आता है। अब ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो वो स्लोप हो जाएगा निगेटिव। सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी चेक करो, फोर्थ में भी चेक करो, सेम वही का वही रहने वाला है। अगर थर्ड में जाओगे, थर्ड में जाओगे ना, देखो एक बात देखो, थर्ड में जाओगे तो फिर से पहले जैसी लाइन बनेगी, उसका इंक्लिनेशन फर्स्ट में भी आएगा, तो फर्स्ट के हिसाब से देखो तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ऐसी वाली लाइन है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ऐसी वाली लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। समझ गए? यहाँ पे देखिए वही बस एक्सप्लेन किया है। तो अगर लाइन, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी दिया है, जैसे कि क्या होता था, y इक्वल टू एम एक्स, ये इक्वेशन होता था जब ये लाइन जो है ना वो अगर यहां से पास होती, कहां से, ओरिजिन से, ये फॉर ओरिजिन से, ठीक है, अगर ये ऐसी लाइन पास होती है ओरिजिन से, तो इसके लिए y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं था, यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं था। बट अगर क्या होगा, अगर लाइन यहां से पास हो जाएगी, तो मानो कि ऐसे है, और अब हमें इसका स्लोप निकालना है, ओके ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अब ये जो है ना, ये थीटा होने वाला है, बट ये y पे कुछ तो वैल्यू जा रही है ना, मानो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो c की वैल्यू जो हो जाएगी ना, मतलब इसके लिए इक्वेशन दिया जाएगा, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्लोप का कहो या इंटरसेप्ट के लिए, को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का क्या है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बट जब c 0 होता है तो क्या हो जाता है, जब c 0 होता है तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स लेते हैं, तो ओरिजिन से लाइन पास होती है, ठीक ना। तो अगर हम c को मान के यहाँ पे 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताया है, और ज्यादा कुछ नहीं, बस स्लोप तो वे रहने वाला है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, और जैसे जैसे लाइन क्रॉस हो जाएगी वैसे वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आता है ग्राफिकल पार्ट, उस पे भी इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इसका भी हम इसको सीधा के सीधा यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं, जब उसकी बात आएगी तब देखा जाएगा। देन मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसमें बस दो कंडीशन आप अभी के लिए ध्यान में रखो, ये वाली हो गई, ठीक है। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, अगर निगेटिव वैल्यू आपको मिलती है, जब आप डेरिवेटिव सॉल्व करोगे ना, ठीक है ना, जब आप डेरिवेटिव सॉल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू निगेटिव आती है, ये पॉजिटिव आती है, वगैरह वगैरह। तो जब निगेटिव आती है तो उस पॉइंट को कहो मैक्सिमा, ये अभी के लिए याद है। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसको कहो मिनिमा। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस ये याद रखो, ठीक है। तो जो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप क्या कर सकते हो, किताब सॉरी उस नोटबुक में अगर आपने फॉर्मूले लिखे हैं, या पहले जाकर उसको लिखो, ठीक है। अगर फॉर्मूले लिखे हैं या लिखने वाले भी हो तो ऐसे लिखो कि थोड़ा सा मेमोराइज भी हो जाए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या करना है, हमें ये वाले क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या करना है, ये वाले एग्जाम्पल सॉल्व करने, बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, थोड़े से ग्राफिकल के भी है, और ये एक्सरसाइज वाला भी पार्ट यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे, तो
अब हम एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस और -2, ओके -2। तो ये वाला पार्ट आप ना थोड़ा सा बाद में भी देख सकते हैं, चलो इसको ना। तो सबसे पहले ना आप क्या करो, मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, बट तब तक आप उस फॉर्मूला को याद करिएगा, ठीक है? ओके, ठीक है। तो एक्सरसाइज का पार्ट ना हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तब तक आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, फॉर्मूला याद रखना है, और एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश भी करो। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने ही वाले हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने कहा था, वो आप फॉर्मूला वगैरह याद कर सकते हो, और नोटबुक में एक बार जरूर लिखिए, आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है? जैसे कि प्रॉब्लम आता है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं ना। हमारे हाथ में ये मैथमेटिकल टूल जो है ना होना चाहिए, ठीक है?